सारे लोग ये कहेंगे कि ये बात जो है मेरी पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि फुकरा और एल्विश दोनों की हाउस में इज्जत है। कैसे भाई? देखो, सबसे पहला कैप्टन घर का कौन बना? फुकरा बना। सबसे पहला एल्विश को भी कैप्टन बनाया, इलेक्ट किया गया। तो मेरी बात गलत है? देखो, पहली बात तो ये कि ये पॉइंट उतना ही ज़्यादा यूज़लेस है जितना किसी यूट्यूबर की मेंबरशिप, कि मेरी मेंबरशिप परचेज़ कर लो, लाइव स्ट्रीम फॉर मेंबर्स ओनली। आप किसी यूट्यूबर की लाइव स्ट्रीम खोल के देखते ना, उतना ही यूज़लेस है। क्योंकि मुझे दिक्कत इस बात से, दोनों चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहला तो ये कि अगर उनको कैप्टन इलेक्ट करना उनकी मजबूरी है, मेकर्स की, क्योंकि जितनी जलालत और जितना गंदा उनके साथ वहाँ पे व्यवहार हो रहा है, उसको तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट अपने वीडियो में साबित कर दिया है, मैंने सारे क्लिप्स अपना ऐड कर दिए हैं। तो इतने जलालत के बाद तुम्हें लगता है कि बिग बॉस की इज्जत रहेगी थोड़ी बहुत मार्केट में भी? और जो लोग कहते हैं ना कि बिग बॉस के व्यूअरशिप और सब्सक्राइबर आसमान छू रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बिग बॉस अपना नुकसान खुद कर रहा है। तो अभी इसका रीज़न क्या है, ये मैं एक शॉर्ट लगा दूंगा। जेनजी वे करके यूट्यूबर है, तुम लोग अपने आप समझ जाना। मुझे दिक्कत इस बात से कोई नहीं है, पर ये इनकी स्ट्रैटेजी है। देखो, पहली बात तो ये कि अगर किसी को आप परेशान कर रहे हो तो उसको परेशान करने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं है कि उसको थप्पड़ मार दिया, उसका ये है। तुम पल पल उसको परेशान करते रहो या पल पल उसको सुई चुभोते रहो, लेकिन साइड में बैठ करके उसके लिए किट भी रख लो मेडिकल। बस वही वाला हिसाब है। क्या मतलब है इसका? क्या सर पैर की बात है? क्योंकि देखो, सीधा जलील करेंगे, जाहिर सी बात है, सीधा पार्शियलिटी करेंगे इन लोगों के साथ, सीधा इन यूट्यूबर्स को जलील करेंगे, सीधा इन लोगों को नीचा दिखाएंगे कि ये तो टेलीविज़न वालों का शो है, तुम साले यूट्यूबर जहाँ मुँह उठाकर कैसे आ गए। उस जलालत के पीछे का रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि सबसे ज़्यादा कंटेंट यही दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा फुटेजेस भी इन्हीं की हैं, और उस कंटेस्टेंट की जो इन दोनों से लड़ती रहती हैं। अब यूट्यूबर्स मतलब एल्विश और फुकरा, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा टारगेट भी इन्हीं को किया जाएगा। अब सीधा सीधा टारगेट करने लग गए तो जो फैंस हैं वो तो सीधा माँ बहन कर देंगे। आपको पता है इंडिया में फैंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होते हैं। तो फैंस को हड्डी डालने के लिए, जैसे कुत्ते को हड्डी डालते हैं ना, वैसे फैंस को थोड़ा बहुत खुश करने के लिए सालों को कैप्टन इलेक्ट कर दिया कि इस पे जिम्मेदारी भी डालो और फिर इस पे एलिगेशन डालो कि बहन, तू साले बहन के टके तू जिम्मेदारी नहीं निभा रहा अपनी सही से। तो यह तो उल्टा, और ताकि और भद्दे तरीके से जलील हुआ जा सके। तुम्हें क्या लगता है वो कैप्टन वो इसीलिए बनाया गया उसको ताकि वो पॉपुलर है, या ये तुम्हारे फैंस की ताकत है? नहीं, चैनल बहुत समझदार है। तुम जितने समझदार हो चैनल उससे ज़्यादा समझदार है। वो इसीलिए बनाया गया कि पहले तो जलील हो रहे थे जब नए नए आए थे, पर उन पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। भाई ना, नॉर्मल कंटेस्टेंट है, जो बाकी कंटेस्टेंट कर रहे हैं वही कर रहे हैं। अब बना दिया कैप्टन तो और जिम्मेदारी आ गई। तो उनमें भी अगर हल्की सी कोई गलती हुई तो पहले जो डांट पड़ती थी वो भी जुड़ गई, और जो एज अ कैप्टन अगर आपने कुछ गलती कर दी तो उससे भी गालियाँ पड़ेंगी। क्योंकि जस्ट बिकॉज कोई एक हफ्ते के लिए कैप्टन बन गया, उससे उसका सारा बिहेवियर तो जज नहीं हो सकता ना। क्योंकि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं संभाल पा रहे तो उसकी गाली भी आपको खानी पड़ेगी, और वैसे जो पार्शियलिटी आपके साथ हो रही है वो भी होती रहेगी। मेरा मतलब ये था। और ये सब इसलिए ताकि फैंस जो हैं वो ऑनलाइन प्रोटेस्ट या हंगामा ना करें। जैसे सीधी सीधी बात है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था ना, मरा मतलब नहीं नहीं, गलत है गलत है, काट दे, ये पब्लिश मत करना। जैसे वो केस हुआ था ना कि आसिम वाला, वैसा नहीं होना चाहिए, वो केस नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ताकि तुम खुश भी रह सको और सामने वाले बंदे की गांड भी मारी जा सके, बस इसीलिए उसको कैप्टन वगैरह डिक्लेयर करा गया, या उसको हाईएस्ट वोटर वगैरह ये सब करते रहते हैं लोग। क्योंकि तुम भले उस आदमी को सपोर्ट दे रहे हो लेकिन उसकी वहाँ कोई इज्जत नहीं है। अब तो फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो गई हैं, तो फिर अब तो मैटर और भी गहरा हो गया। इसीलिए मैंने उसको खूब लताड़ा था पहले वीडियो में कि इतना ज़्यादा भोला बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम पूरे होश और आवाज़ में गए थे, वहाँ जाके लड्डू या प्रसाद नहीं मिलता है, या वहाँ जाके ऐसा नहीं होगा कि तुमको वीर चक्र मिलेगा। गंदी जगह है, कूड़े में जाओगे तो खुद गंदे होकर आओगे और बदबू भी मारोगे, भले कितना भी साबुन से नहा लो। बिग बॉस गटर था, है और हमेशा रहेगा। अरे बे, जर्मन शेफर्ड एंटी नेशनलिस्ट दुवराठी भी जा रहा है वहाँ पे। मतलब मैं समझ रहा हूँ कितना गंदी जगह है। पहले दाऊद इब्राहिम का सीज़न 4 में वकील आया, उसके बाद साजिद खान आया जो मीटू के लिए एक्यूज़ हुआ था, फिर ये कम्युनिस्ट आया जो, चलो ठीक है, मैं ध्रुव राठी के सिर्फ नॉन पॉलिटिकल वीडियोस देखता हूँ, नॉन पॉलिटिकल में। तो ये इतना बड़ा बेवकूफ़ है
ये बॉयकॉट बॉलीवुड को भी जलील कर रहा है, आदि पुरुष को भी डिफेंड कर रहा था। ये जर्मन शेफर्ड लोग कहते हैं ना इसको। अब मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ध्रुव राठी के पॉलिटिकल ओपिनियंस में बहुत गड़बड़ है। तुम जितना मर्जी बोल दो कि उसने अखिलेश यादव की फाड़ दी थी अपने रिप्लाई से, ठीक है समझ गए, लेकिन उससे इस बात की क्लैरिफिकेशन नहीं मिल जाती कि उसने जो करा है वो सही है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पॉलिटिकली दिए हैं। वो या तो एंटी मोदी है या फिर वो कुछ है, ठीक है। और ऐसे आदमी को नेशनल टेलीविज़न पे बिल्कुल बुलाना चाहिए जो स्पेसिफिकली कम्युनिस्टों लेफ्ट आइडियोलॉजी और राइट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करे, ठीक है। और उसने पठान मूवी को भी डिफेंड कर दिया था। पठान मूवी अच्छी थी, आई ऑल्सो बिलीव दैट, आई ऑल्सो रिस्पेक्ट दैट, पर उसमें भी कुछ प्रो पाकिस्तान चीज़ें थीं। देखो, जस्ट बिकॉज कोई फेमस बंदा कहीं पे आ रहा है उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सपोर्ट नहीं कर सकते। SRK किंग है बॉलीवुड का, मैंने कभी कहा नहीं SRK में कोई टैलेंट नहीं है, बहुत बंदा बहुत महान है, लेकिन इस बात को भी समझना चाहिए ना कि यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट इंडिया। अब तुम्हारे पिताजी आर्मी में हैं, तुम हो शाहरुख खान के फ़ैन, तुम अपने साथ में घर में बैठ के पठान देख रहे हो, तुम्हारे पिताजी पे क्या बीतेगी? उन्होंने 20 साल आर्मी में दिया, उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, वो देखेंगे यार ये मेरा फेवरेट सुपरस्टार है और देखो कैसी हरकतें कर रहा है, तो उनका पेन आप वैसे भी नहीं समझ पाएंगे। वो प्रो पाकिस्तान जो पठान में दिखाया गया था, या ज़्यादातर YRF के स्पाई यूनिवर्स में दिखाया जाता है, उनका दर्द हमारे देश के जवान की फैमिलीज़ और उनके बेटे ही समझ सकते हैं, जो किसी भी तरीके से हैं। हो सकता है वो कोई सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है कोई वॉच, हो सकता है कोई जवान हो सकता है कोई हवलदार हो, कुछ भी हो सकता है, कि उनका तो दिल टूट गया ना। अब उनको तुम जोड़ नहीं सकते कि कैसा आदमी है। देखो ये सब अभी एक आदमी समझ में आता है, लेकिन याद रखना इस बात को, खाली 1-2 लोग नहीं हैं इस पुलिस में, करोड़ों लोग हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जस्ट बिकॉज मैं शाहरुख खान का फ़ैन हूँ वो मुझे कुछ दे रहा है तो ठीक है। वो सब ठीक है, उसने ज़बरदस्त एक्टिंग करी, फिल्म ने रिकॉर्ड सेट करे, आई सपोर्ट दैट, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो कुछ भी दिखा दे। ये तो गलत चीज़ है ना। ऐसी कर कर के फिर आगे जाके और फिल्में आती रहेंगी जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाएंगे कल को, फिर क्या करोगे? वो तो क्रिएटिव लिबर्टी है, ऐसी बात नहीं अच्छी लगती। आदि पुरुष के ऊपर मॉडर्न लोगों ने भी बहुत कुछ बोला था। प्रो पाकिस्तान नहीं चाहिए, अगर प्रो मुसलमान दिखा दोगे ना तो भी कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन प्रो पाकिस्तान दिखाना तो बहुत गलत चीज़ है। और ये एलिगेशन पठान पे था, इसीलिए पठान को थोड़े नेगेटिव रिव्यूज़ ज़्यादा मिले थे। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि SRK की स्टार पावर क्या है, बस मैंने जो बोलना था बोल दिया। अब तुम्हें बुरा लग रहा है, मैं तुम्हारे बिहाफ पे बात ही नहीं कर रहा हूँ। शाहरुख खान के फैंस, मैं अपने उस जवान के लिए बुरा मान रहा हूँ जो एक्चुअली जवान है। और जहाँ तक बात रही मैंने यूट्यूब मेंबरशिप को इतनी गाली क्यों दी किसी यूट्यूबर को, कि कोई यूट्यूबर अगर 2 पैसे कमाना चाहता है तो तुझे क्या तकलीफ़ है? देखो, पैसे तुम कमाना चाहते हो उसमें कुछ तकलीफ़ नहीं है, बस तुम्हें अंधा पैसा कमाने की होड़ नहीं मचनी चाहिए, ठीक है। टाइम लेकर के वीडियोस बनाओ, पैसे की होड़ नहीं मचनी चाहिए। पैसा हो तो सबको चाहिए ना भाई। अरे पैसों का लालची अगर तू रहेगा ना तो तू ढंग का कंटेंट कभी नहीं बना पाएगा, ठीक है। तुम अपने चैनल पे रोस्टिंग करते हो, ठीक है, या तुम मान के चल लेते हैं पिक्चर की गेम की स्टोरी लाइन बताते हो। अगर तुम किसी सब्सक्राइबर से कुछ पैसा चार्ज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है ना तुम्हारा कंटेंट कुछ अलग होना चाहिए। मतलब मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है। हम हर चीज़ का रिव्यू करते हैं, फिल्म का, ट्रेलर का, हम कभी किसी यूट्यूबर की मेंबरशिप का रिव्यू क्यों नहीं करते? इफ़ यू आर चार्जिंग समवन, मान के चल लेते हैं कि भाई देखो वाईफाई का वैसे तो फ्री है यूट्यूब के वीडियो देखना, लेकिन अगर तुम किसी से कुछ चार्ज कर रहे हो तो तुम उसको क्या ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी दे रहे हो, और क्या वो वर्थ इट है? अगर तुम वहाँ पे भी वही सारी हरकतें कर रहे हो जैसे तुम हो, या तुम उनको कुछ स्पेशली एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं दे पा रहे और तुम फोकट की यूट्यूब मेंबरशिप या चैनल मेंबरशिप मांग रहे हो तो तुम गधे हो। और ये बात यूट्यूब को कभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यूट्यूब को चाहिए पैसा, वो कहीं से भी आए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो आए दिन कुछ ना कुछ टट्टी फीचर लेकर आता रहता है, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, कभी ये कर लो, कभी भांग भोसड़ा ये वो, तो इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। कंपैरेटिवली देखा जाए तो इंडियन आइडल जो है और ये डांस इंडिया डांस जैसे शोज़ तो हैं, इनका स्टैंडर्ड अभी इतना गिरा नहीं है। यहाँ पे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट है, यहाँ पे जो जज हैं वो भी काफ़ी रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, रिस्पेक्टफुल क्रिटिसिज्म देते हैं, और जो कंटेस्टेंट्स हैं आपस में उनमें हेल्दी कंपटीशन दिखता है। अब वो सब आप गिना सकते हैं कि नेहा कक्कड़ बेकार का नाटक करती है,
वो बेकार का वो इमोशनल बैकग्राउंड वाली स्टोरी दिखाते हैं। अगर कोई बंदा गरीब है, फुटपाथ पर है, तो रोना धोना शुरू हो जाता है, ये सब हो जाता है। मैं जानता हूँ, वो सारे नेगेटिव पॉइंट्स में कंसिडर करके चल रहा हूँ। सुपर डांसर 3 बहुत ही घटिया शो है, मैं मानता हूँ इस बात को। और अगर इंडियन आइडल, इन शोज़ की ना पता है क्या बात है, जितने भी शोज़ हैं, इंडियन आइडल 3, सुपर डांसर 3 और ये डांस इंडिया डांस, इनके अगर आप जजेस को हटा के रिप्लेस कर दो ना किसी और से, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि शोज़ का स्टैंडर्ड अपने आप ऊपर हो जाएगा। जैसे पहले शान था, पहले सोनू निगम थे, तो ये सब जब थे तो काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड शो का रहा था। फ़राह खान थी, मैं जानता हूँ उसको गाने गाने से उसका कोई रिलेशन नहीं है, बट स्टिल तब शो काफ़ी अच्छी रेपुटेशन में था। तो और इन शोज़ में जब आपका टैलेंट अच्छा हो जाता है ना, तो फिर आपको जजेस की वजह से टिप्स भी मिलती हैं अपने टैलेंट को अच्छा करने के लिए। उस पर फिर आप काम करते हो और आपको ये रियलाइज़ होता है धीरे धीरे कि करोड़ों लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं, तो आपको और मेहनत करनी चाहिए। आप भले ही सिलेक्ट हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पर डे के हिसाब से पैसे भी दिए जाते हैं, विनिंग अमाउंट भी मिलता है। और जब आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो ना खुद पे, आपको मेहनत करने की आदत लग जाती है अपने आप पे एज एन आर्टिस्ट। एंड दैट मेहनत एंड दैट एक्सट्रीम प्रेशर दैट यू विल हैव ऑन योर सेल्फ, जब आपके साथ ये सब होता है तब आपको ये बात रियलाइज़ हो जाती है, एंड दैट ब्रिंग्स योर परफॉर्मेंस टू द क्लाइमैक्स। दैट ब्रिंग्स योर परफॉर्मेंस एज एन आर्टिस्ट, सिंगर, डांसर, कुछ भी हो सकते हो, उसको मैक्सिमम लेवल तक लेकर जाती है। जीत गए तो ठीक, हार गए तो भी एक्सपीरियंस मिलेगा जो काम आ सकता है। ठीक है, मैं जानता हूँ इंडियन आइडल भी फिक्स्ड होता है, ये बहुत सारे शोज़ फिक्स्ड होते हैं, पर मैंने क्या कहा, कुछ चीज़ें इनमें अच्छी हैं। पहला तो ये है कि यहाँ पे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट होती है और कंटेस्टेंट्स आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, जज भी रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। और दूसरा ये, पैसे भी अच्छे मिलते हैं। और वो जो नाटक भांग भूसड़ा आप देखते हो, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो कोई भी इंडियन आइडल का जज होता है वो प्रीवियस किसी रियलिटी शोज़ का विनर होता है। तो जितने भी लोग टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन्होंने ऐसे ही करा है। रोडीज़, X2, स्प्लिट्सविला, और फिर वो रणविजय जो है, और ये प्रिंस नरूला है, ये जो कर रहे हैं, ये तुम्हें क्या लगता है पहले ये कंटेस्टेंट्स थे उसके बाद गए ना रोडीज़ में? तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही करके इंडस्ट्री में काम मिलता है। मैंने सुना है साहब, मैं श्योर नहीं हूँ, बट दीज शोज़ आर कंपैरेटिवली बेटर। क्योंकि इंस्टेड इन शोज़ को छोड़ करके जहाँ पे तुम्हें अपने आप पर एज ए इंडिविजुअल एंड आर्टिस्ट काम करने के लिए मिलेगा, तुमको वो क्रिएटिव या आर्टिस्टिक इन्वायरमेंट मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग इन शोज़ में हैं जिनकी अगर तुम संगत कर लो तो तुम्हारे जीवन बदल सकता है। जो 15-15, 20-20 साल से गाना गा रहे हैं, तुम अपने फेलो आर्टिस्ट से कुछ डिस्कस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। वो वाला शो छोड़ के आप किसी ऐसे शो में चले जाते हैं जिसके बारे में दुनिया को कुछ नहीं पता, ये कौन है, क्या है, क्यों है, किस लिए है। सलमान खान को भी नहीं पता ये शो किस लिए हो रहा है। ये शो इतना ज़्यादा घटिया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। लोग बेकार में झगड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे की माँ बहनों पे जा रहे हैं, पर्सनल सीक्रेट्स अपने रिवील कर रहे हैं, खाली कैमरा के आगे अटेंशन पाने के लिए फेक रिएक्शन दे रहे हैं, फेक रिलेशनशिप्स बना रहे हैं। तो जब आप ये सब होते हुए देखते हो तो तुमने इस वाले शो को चुना जहाँ जाने के लिए किसी भी तरीके की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ना अपने आप पर, ना उस शो के, ना कोई टीम वर्क देखने को मिलता है, तो ना अपने आप पर कोई मेहनत करनी पड़ती है, और आसानी से सिलेक्शन भी हो जाता है घर बैठे बैठे बिना किसी मेहनत के। तो इससे एज अ आर्टिस्ट, इससे एज अ यूट्यूबर, इससे एज अ इन्फ्लुएंसर, या इससे एज अ सेलिब्रिटी या एज अ टीवी एक्टर आपके बारे में क्या पता चलता है? कि मतलब जहाँ पैसा दिखे वहाँ मुड़ जाओ। चलो मैं मान के चल लेता हूँ, फुकरा इंसान और एल्विश यादव को सामने से मेकर्स ने अप्रोच करा था, उसने हाँ कर दी, चलो ठीक है। आप अपना बताइए ना, आप हर बार तो ऐसा नहीं कर सकते। आपके बारे में क्या पता चलता है इससे? बहुत ऐसे शोज़ हैं, कौन बनेगा करोड़पति है, और भी बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं। स्प्लिट्सविला तो घटिया है, रोडीज़ भी घटिया ही है। जो इन रोडीज़, स्प्लिट्सविला, इन सब के अलावा हो, और वो वहाँ पे आपको जैसे लोग मिलेंगे, शायद मुझे लगता नहीं है मैं वहाँ ज़िंदगी में आपको वहाँ कभी कैसे कोई और लोग मिले। और मैंने इंडियन आइडल का एग्जांपल भी इसीलिए दिया था, फुकरा इंसान को सजेस्ट भी इसलिए किया था क्योंकि फुकरा इंसान सिंगिंग में है। उसके 2-3 गाने अगर 10, 12, 14, 15, 16 मिलियन अगर जा चुके हैं, तो मतलब जाहिर सी बात है कि वो सिंगिंग में अच्छा जा सकता है। तो मेहनत करनी है तो उस जगह पे करो ना जहाँ पे तुम्हें कुछ सीखने को मिले। अगर वहाँ पे भी मेहनत करके 100 बार असफल हो सकते हो तो वो ज़्यादा बेटर है कि ऐसी जगह मेहनत करके जीत आने से
जहाँ जाने के लिए किसी भी तरीके का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जिस शो को जीत कर आज तक कोई कुछ उखाड़ नहीं पाया, जिस शो में क्या सही है क्या गलत किसी को पता नहीं है, जहाँ पे एक होस्ट बैठा है जो सिर्फ पैसों की लालच में उसे हर साल होस्ट करता रहता है और कंटेस्टेंट्स को भी बात करने की तमीज़ तक नहीं है। तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए क्या है? आप भी यही कहेंगे, बस वो अलग बात है। मैं इसको फुकरा इंसान को मैंने इंडियन आइडल सजेस्ट क्यों करा था, मैंने इस बात का जवाब दिया यहाँ पे। मैंने ये नहीं बोला कि उसको वही करना चाहिए, उसकी मर्ज़ी हो, जो चाहे वो करे। मैंने उसके कनपट्टी पे बंदूक तो नहीं रखी कि वहाँ मत जा, लेकिन मैंने स्टार्ट में इसीलिए क्रिटिसाइज़ कर दिया था। फुकरा इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि उससे जब पूछा गया कि बिग बॉस में उसकी आए दिन लड़ाई होती रहती है, उसके घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। हालांकि इसमें गलती उन सबकी है, इवन पेरेंट्स की भी गलती है कि आप किसी भी जगह अपने बच्चे को बिना कुछ देखे समझे मुंह उठा करके भेज रहे हैं, तो थोड़ी बहुत छानबीन तो करनी चाहिए ना कि कहाँ जा रहे हो, कैसी जगह है, सेफ़ रहेगा या नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा तो होगा नहीं। बस वो बॉडी अच्छी बना लेने से या अच्छी खासी लुक्स हो जाने से बाकी सब फुकरा से जलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैलेंटेड छोड़ दें, मतलब टैलेंटेड मतलब क्या ही टैलेंटेड, मतलब चलो ठीक है टैलेंटेड मान के चल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको टैलेंटेड या ओवररेटेड बोलते हैं, सबसे ज़्यादा वही है। तो सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कौन करेगा पूरे घर में फुकरा से? सबसे ज़्यादा टैलेंटेड कौन है? सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स किसके पास हैं? फ़ैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा किसकी है? तो सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े किसके होंगे? क्योंकि उसी को टारगेट करेंगे, उससे जलेंगे कि देखो ये तो इतना फेमस है, ये साला यहाँ आ गया। और ये ऊपर से फुकरा इंसान क्या कह रहा है, अगर तुमने मुझे इज्जत नहीं दी ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। पहली बात तो ये कि बिग बॉस में जितने भी लोग जाते हैं उनकी खुद की कोई इज्जत नहीं होती है, तो तेरे को कहीं से देंगे नहीं, ठीक है? मेरे को इज्जत चाहिए। इज्जत कहाँ से? बहन, यूट्यूब वाले इज्जत जो दे रहे हैं वो कम नहीं है क्या? इज्जत सिर्फ तुम्हें यहाँ मिल सकती है यूट्यूब पे, क्योंकि यहाँ तुम सेल्फ मेड बंदे हो। ठीक है, मान के चल लेते हैं सेल्फ मेड भी शायद ये नहीं है, लेकिन फिर भी इज्जत तुम्हें सिर्फ यहीं से मिल सकती है क्योंकि जो है तुम्हारा खुद का है, ठीक है? वीडियो के नीचे लोग आई लव यू फुकरा इंसान कमेंट करो, लाइक करो, जिसको तुम कमेंट पे दिल बनाते हो और कमेंट को लाइक करते हो, सिर्फ इज्जत तुम्हें यहाँ मिल सकती है। जो बिग बॉस में जाता है उसकी खुद की कोई इज्जत नहीं हो तो तुमको इज्जत कहाँ से दे देगा? और तुम्हारी तुर्रा इतनी कि तुम एक्सपेक्ट ये करते हो कि बिग बॉस के हाउस के मेट्स तुमको इज्जत दें। इनफैक्ट उनकी तुमसे सबसे ज़्यादा जलन होगी। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो जितनी मर्जी मेहनत कर ले वो तुम्हारी तरह कभी बन नहीं पाएंगे। जलन तो अपने आप में ही दुश्मनी कर देती है, इसकी तो मुझे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। टॉपर बच्चे से नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है, लेकिन बिग बॉस में जब तुम जाओगे तो इज्जत वगैरह छोड़ो, तुम खुद ही कितने बड़े गधे हो उससे साफ साफ पता चलता है। और मैं फुकरा को नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे, मैं वैसे ही जनरली बात कह रहा हूँ। तो इज्जत की बात ज़्यादातर करते ही वो हैं जिनको भर भर के हर जगह चाहिए होती है। ये कोई YTFF का फ़ैन मीटअप नहीं है कि कोई तुझे बुलाएगा और आराम से कुर्सी पे बिठाएगा, सर आप परफॉर्म कीजिए और सारे लोग फुकरा वी लव यू, ओ माय गॉड यू आर द बेस्ट। ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। यू मस्ट दो, आप कितने भी फेमस हो या बहुत ज़्यादा वायरल हो जाओ, जितने मर्ज़ी फेमस हो जाओ, आप भले ही PewDiePie बन जाओ, मतलब बस एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और एक रियलिस्टिक अप्रोच होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपके पास नहीं है तो गलत आप ही हो। तुम्हारे पेरेंट्स को बात पता होनी चाहिए थी, अब वो ट्विटर पे कमेंट कर रहे हैं वी आर एक्सट्रीमली फेड अप। कितना लीचड़ शो है ये। आसिम के साथ कितना गलत किया इन्होंने, वो तो बेचारा नया नया था। जितने भी थे वो हिस्ट्री है शो की। अब तुम क्या चाहते हो, रोडीज़ में जा करके कोई महान बन जाए? अश्नीर ग्रोवर रोडीज़ में जा रहा है, उसे गालियाँ पड़ रही हैं कि तेरी ऐसी क्या मजबूरी थी कि तू शार्क टैंक छोड़ के यहाँ आ रहा है, यहाँ आया हुआ है। तो ये मत सोचिए शो है कैसा, और वो जैसा शो होगा वैसा ही तुम पे असर डालेगा। और फैंस का क्या है यार, तुम तो साले टट्टी भी करोगे तो वो कहेंगे भाई साहब फुकरा भैया ने क्या हगा है। तो फैंस वगैरह का मुझे तो ज्ञान ज़्यादा दो मत। बिग बॉस शुरू हुआ ना, तू जानता नहीं है, समझा क्या? पूरी TRP की माँ बहने कर डाली पुनीत ने जब से गुस्सा करके घर से निकले लाए हो। 1.1 हो गई है, समझा क्या? बहुत बड़ा ब्रांड है पुनीत भाई बहुत बड़ा ब्रांड है। तो याद रख बेटा, एल्विश यादव भी कम नहीं है। मैं जानता हूँ इन लोगों की ज़्यादा इज्जत नहीं है, एल्विश यादव, गौरव जोन, इन सबको छपरी लोग बोलते हैं बहुत सारे। अब उसके बारे में ऑडियंस क्या सोचती है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एल्विश यादव देखता नहीं हूँ। लेकिन वो ज़्यादा फेमस नहीं है, उसके पास 1 करोड़ सब्सक्राइबर ही हैं, 10 लाख, 10 मिलियन। तो जाहिर सी बात है अगर किसी के 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे तो कितने लोग उसको देखेंगे बिग बॉस में? मतलब उससे शो की TRP पे फ़र्क पड़ेगा कोई? किसी मतलब 16 मिलियन सब्सक्राइबर है जिसमें 6.61 मिलियन खाली फुकरा इंसान के हैं, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि फेम जो है उल्लू के पट्टे
ब्रांड वैल्यू के साथ आता है। कोई भी आदमी अगर आएगा तो अपने साथ अपनी ऑडियंस को या अपने फैंस को लेकर ही आएगा और उसके फैंस उससे एसोसिएट होंगे। कितने ही ऐसे लोग हैं जो बिग बॉस जानते तक नहीं थे, उन्होंने जियो सिनेमा इंस्टॉल करा, उसकी सब्सक्रिप्शन परचेज़ करी, उसको लाइव वो रोज़ देखते हैं अपने सुपरस्टार के लिए, अपने फेवरेट बंदे के लिए। हालांकि वो अलग बात है कि होते एक नंबर के गवार है, क्योंकि इनमें कुछ, सारे नहीं कुछ, क्योंकि इनमें से आधों को ये भी नहीं पता होगा कि अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट कैसे करना है। तो फिर पहली बात तो ये कि कोई करता है भी नहीं। ये सब बेकार की बातें ना करो मत मुझसे। अभी टीआरपी शो की भले ही कम है, लेकिन टीआरपी टाइम के साथ साथ फ्लक्चुएट होती रहती है। 3 यूट्यूबर्स आने वाले बड़े, जिनमें से 2 पहले तो फुकरा थे, दूसरा एल्विश है, अभी तीसरा और आने वाला है। तो जाहिर सी बात है टोटल कम से कम 25 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इन तीनों के मिला करके। तो अगर 1% ऑफ 25 मिलियन कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना होगा। अब मैं नहीं बताऊंगा, खुद बताओ। बीबी की वाइन्स का 1% हो गया। अब ये सब इतने लोग भी अगर जियो सिनेमा को इंस्टॉल करके देख लेंगे तो कलर्स वालों की चांदी हो जाएगी। ऊपर से जो बिग बॉस के रेगुलर वॉचर्स है वो भी, उनको भी ऐड कर दो। मतलब जो जिन्होंने सब्सक्राइब किसी के चैनल को नहीं करा फिर भी बिग बॉस देखते हैं। तो ये बात तुम मेरे से बेकार की करो मत। टीआरपी सिर्फ और सिर्फ ब्रांड पे बिकती है। और पहली बात तो ये कि पुनीत सुपरस्टार के 500 के सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ, यूट्यूब पे भी उसका एक चैनल है, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा। तो ये बेकार की बात तुम मेरे सामने करो मत कि इतने सब्सक्राइबर होते हैं, उतना सब होता है, उतना ये होता है, उतना वो होता है। ये सब बेकार की बात है, क्योंकि इस बात का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। और ज़्यादातर टीआरपी का जो नाटक करते हैं ना कि टीआरपी डाउन चली गई बिग बॉस की, भाई टीआरपी सिर्फ आखिरी महीने में या आखिरी टाइम पर ही मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि तुमने कोई शो खोल दिया और उसके बाद तुम एक्सपेक्ट करते हो शुरुआत की टीआरपी ख़राब है तो फिर आगे जाके शो नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी फिल्में बॉलीवुड की भी हैं जो स्टार्ट में बहुत गंदी होती हैं, लेकिन इंटरवल के बाद आप अपनी सीट पर बैठे रहते हैं और आप पूरी फिल्म एंजॉय करते हैं। पहला हाफ फिल्म का बेकार होता है, लेकिन इंटरवल के बाद का अच्छा होता है। तो ये सब एकदम बेकार की बात है कि ये सब बकवास है, वो ठीक नहीं है, इसकी टीआरपी नहीं चल रही है, सब बेकार की बात है। मैं इसका रीज़न मैंने तुमको अभी भी साफ साफ बता दिया। अगर आप सच में जानना चाहते हैं या आप सच में समझना चाहते हैं टीआरपी क्या होती है, तो टीआरपी कभी कांस्टेंट नहीं रह सकती, फ्लक्चुएट होती रहेगी। अगर आप कुछ ऐसा कर देते हैं जो ऑडियंस रिटेंशन या ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वेले लोग इस देश में बहुत बैठे हैं। टीआरपी भले ही कम होगी, लेकिन उसका व्यूअरशिप से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है आपका शो 10 करोड़ या 20 करोड़ लोग देखते हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी 1.9 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग हो। व्यूअरशिप से ही चैनल चलता है, टीआरपी से वैसे किसी को कोई मतलब नहीं है। एकता कपूर का कोई भी सीरियल उठा के देख ले, उसकी IMDb रेटिंग 1 या 2 या 3 आउट ऑफ 10 है। तो टीआरपी से चैनल को वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनका व्यूअरशिप है। और व्यूअरशिप का सारा मैथ्स मैंने तुमको समझा दिया 25 मिलियन वाला। अभी तो 2 यूट्यूबर आए हैं, अभी तीसरा आना और बाकी है। उसके भी वो भी आएगा तो कोई बड़ा यूट्यूबर आएगा या कोई फेमस बंदा आएगा, कोई ऐसा आंडू गांडू तो नहीं आएगा। कम से कम उसके भी 5-6 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे और यूट्यूबर है तो बड़ा ही होगा। ऐसा तो है नहीं कमाल और खान को वापस बुला लेंगे। तो मतलब समझ रहे हो ना कितनी VIP होने वाली है, कितनी आगे जाके हो जाएगी। अभी भले ही कम है, लेकिन आगे जाके हो जाएगी। पहले बिग बॉस जब नया नया शुरू हुआ था ना, 2007 की बात है, जब अरशद वारसी होस्ट करता था। उसके बाद अमिताभ बच्चन आए, फिर शाहरुख खान नहीं, संजय दत्त आया। जिस सीज़न या जिस टाइम पर सलमान खान को ये शो ऑफ़र हुआ, बिग बॉस की टीआरपी आसमान में चली गई थी। तो पहले तो कम थी, अब आगे जाके कैसे इतने व्यूअरशिप बढ़ गई बिग बॉस की? वो सलमान खान का स्टारडम था। टीआरपी गधों कांस्टेंट नहीं रहती है, वो आगे जाके बदल जाती है। और शो के स्टार्ट के दौरान ही, जब शो नया नया शुरू हुआ है, तब तो टीआरपी गिननी भी नहीं चाहिए उसकी। आगे जाकर के शो कैसा होता है उसी बात पर टिकती है टीआरपी। और जाहिर सी बात है, लोग पहले हफ्ते का देखेंगे भी नहीं, उस सेगमेंट को भी लोग नहीं देखेंगे। जैसे पहले महीने शो घटिया था, उसके बाद ठीक हुआ, तो पहले महीने का कोई एपिसोड नहीं देखेंगे। सेकंड थर्ड महीने के शोज़ के एपिसोड को देखेंगे। तो स्ट्रीमिंग बढ़ेगी, जितनी स्ट्रीमिंग बढ़ेगी उतनी व्यूअरशिप आएगी। टीआरपी से चैनल को कोई मतलब नहीं है। जाके एकता कपूर की कोई भी वेब सीरीज़ की तू IMDb रेटिंग देख ले, तेरे को अपना पता चल जाएगा। या फिर तू एकता कपूर का कोई भी सीरियल देख लो, नागिन, भाग्य का जहरीला खेल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, फिर भी ये शो अपने आप में बहुत हिट थे। बस मेन मुद्दा ये है कि आपका माल बिकना चाहिए। अब तुम JK लक्ष्मी सीमेंट बेचो, अंबुजा सीमेंट बेचो, तुम मोटार बेचो, क्या बेचो, गेंडा फिनाइल बेचो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। तो ये सब बेकार की बात है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा हिट सीरियल्स हुए थे उनकी रेटिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो अब जहाँ तक बात रही आपकी, इस बात का जवाब तो मैंने दे दिया। अब दूसरी बात ये है कि जब वो तीसरा बंदा आएगा तो बहुत सारे लोग चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर भी देंगे।
पहले वो थे जो दिन रात बिग बॉस देखते थे और नॉन सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूबर्स के, वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन अब उन यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर भी देख रहे हैं। दोनों के सब्सक्राइबर मिला दें, एक के 10 मिलियन है, दूसरे के 6 मिलियन है, दोनों को मिला दो 16 मिलियन, फिर एक आध और कोई तीसरा आ जाएगा, उसके कम से कम 5-6 मिलियन तो होंगे ही, तो 25 मिलियन हो गए। 25 मिलियन का 1% निकाल लो, मैथ्स करो। तो क्या मतलब इतने लोग हो सकता है, अगर इतने लोग भी बिग बॉस देख लेंगे ना तो बिग बॉस एक हिट शो कंसिडर हो जाएगा। उसके पीछे का साफ रीज़न मैंने तुमको बता दिया। अब सीज़न एंटरटेनिंग था, बोरिंग था, सीज़न में कुछ करने लायक नहीं था, मज़ा नहीं आया, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, और उन सब का उससे कोई लेना देना नहीं है। टीआरपी बस आखिरी के सेगमेंट में मैटर करती है कि जैसे 3 महीने का शो है तो आखिरी के महीने में कैसा लगा, ठीक है, क्योंकि जो एपिसोड्स में हंगामा होता है उसको चैनल स्पेसिफिकली हाईलाइट करता है। वीकेंड का मार का सबको क्यों इंतज़ार रहता है, अब सलमान खान बजाएगा, समझ गए। तो आखिरी का सेगमेंट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा वो यूट्यूबर दिखेगा, ऑफकोर्स वो ज़्यादा दिखेगा, लेकिन लोग कम होते जाएंगे घर में तो और ज़्यादा दिखेगा। ऑफकोर्स वो फेमस है तो उस पर कैमरा होगा, उसको कैमरा टाइम ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जितना ज़्यादा लोग कम होते जाएंगे उतना ज़्यादा वो और दिखेगा, ठीक है, समझ लो। एलिमिनेशन हो गई, कोई नॉमिनेट होकर घर से बाहर चला गया तो वो सब तो है ही, तो और दिखेगा, तो उससे व्यूअरशिप या टीआरपी अपने आप भागेगी आसमान में। तुम्हें दिन रात कैरी मिनाटी टीवी पे दिखे, तुम शो नहीं देखोगे। अब पैसे दे करके या फ्री में, अब तुम्हारे ऊपर है। तो टीआरपी कांस्टेंट नहीं रह सकती, आखिरी के महीनों में ही मैटर करता है कि टीआरपी ने फोड़ा या नहीं। अगर आप कुछ आउट ऑफ द ब्लू कर दें एकदम अचानक से, जो ऑडियंस को मजबूर कर दे अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए, ऑडियंस रिटेंशन बहुत अपनी ओर कर ले, भले ही ऑडियंस उस चीज़ से सेटिस्फाइड हो ना हो, तब टीआरपी आ जाती है। और इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल बहुत है इस देश में। सास बहू, सारे के सारे शोज जितने भी आते हैं रियलिटी के, वो सब इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। करोड़ों कमा रहे हैं वो लोग और कमाते रहेंगे। तुम भले ही बिग बॉस को कितनी गालियाँ देते रहो, और चूतिया शो है भी, और वो जो जा रहा है वहाँ पे और भी बड़ा चूतिया है। भले ही वो कोई फेमस यूट्यूबर हो या फिर कोई टिकटॉकर हो, सब गधे ही जाते हैं वहाँ पे। मैं ट्रिगर्ड इंसान को गधा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो ना, फुकरा इंसान को गधा नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ गधे ही जाते हैं सारे के सारे।